हेलो। हेलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, इनर्जेटिक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो अपने बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। तो कल नंबर सिस्टम में कुछ अपने संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि पूर्णांक नंबर कौन से होते हैं, पूर्णांक नंबर के अंदर प्राकृत संख्या कौन सी होता है, वोल नंबर कौन सा होता है। तो वो सारा आपने पढ़ लिया था। उसके बाद अपन पढ़ लेते डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स में बात कर रहे थे पुनरावर्ती और अपुनरावर्ती की। श्योर्स भी। तो वापस थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं। डेसिमल्स नंबर, डेसिमल्स नंबर ने आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा एक पुनरावर्ती, दशमलव संख्या, और दूसरा पढ़ा आपने अपुनरावर्ती दशमलव संख्या। और इन दोनों की बात करूं तो पुनरावर्ती दशमलव संख्या का आपने बोला था प्रेमेय संख्या। इसे क्या बोलते हैं? प्रेमेय संख्या। क्योंकि पुनरावर्ती दशमलव संख्या उसे अपन p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए उसे प्रेमेय नंबर, रेशनल नंबर भी बोला था। दूसरा अपुनरावर्ती दशमलव संख्या, जिसे आपने बोला था अप्रेमेय संख्या, उसे क्या बोला था? अप्रेमेय संख्या। आगे बात सुने। श्योर्स भी, कोई प्रॉब्लम? इरेशनल नंबर। अब सुनो, अब इनके और भी कोई नाम है क्या? सॉरी, अब इनके और भी कोई नाम है क्या? पुनरावर्ती दशमलव संख्या को ध्यान रखना, अविशानी आवर्ती संख्या भी कहते हैं। अनवशानी, ठीक है। प्रेमेय संख्या को क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती संख्या भी बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में बोलूं इसे तो आप क्या कहोगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर। अनवसानी आवर्ती संख्या भी कहते हैं पुनरावर्ती दशमलव संख्या को। इंग्लिश में बोलें इसको तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। उसके बाद सेकंड, अपुनरावर्ती दशमलव संख्या कोई दूसरा नाम? हाँ जी, इसका दूसरा नाम होता है अनवसानी अनावर्ती संख्या। दो नाम और ध्यान रखने का, डी ग्रुप में इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती, और काफी लोगों को इस नाम का ही नहीं पता था, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अपुनरावर्ती दशमलव संख्या है, उसे क्या बोलेंगे? अनवसानी अनावर्ती संख्या। इंग्लिश में बोलूं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, अनवसानी अनावर्ती संख्या भी कहते हैं। तो समझ में आया? अनवसानी आवर्ती संख्या किसे कहते हैं? तो दशमलव के बाद में अंकों को क्या हो? रिपीटिशन हो, उसे पुनरावर्ती दशमलव संख्या, प्रेमेय संख्या, अनवसानी आवर्ती संख्या कहते हैं। और दशमलव के बाद कभी डिवाइडेशन खत्म भी ना हो और अंक बार बार आते रहें लेकिन उनका रिपीटिशन न हो, उसे अपुनरावर्ती दशमलव संख्या, अप्रेमेय संख्या अर्थात अनवसानी अनावर्ती संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं। आगे बात सुने। अब आपको सर यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार। अनवसानी का क्या मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग का? तो देखिएगा, अपन दो टाइप्स और पढ़ते हैं डेसिमल नंबर के। यहाँ तक तो कल आपको करवा दिया, ये दोनों नाम भी याद रखना, अच्छे से याद कर लेना। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स को और कैसे बांट सकते हैं। तो डेसिमल नंबर्स दो प्रकार के और होते हैं भाई। पहला प्रकार है शांत दशमलव,
क्या है, शांत दशमलव, जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और दूसरा है अशांत दशमलव, दूसरा है अशांत दशमलव, जिसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो शांत दशमलव कौन सा होगा और अशांत दशमलव कौन सा होगा? तो देखिएगा, आप कुछ नंबर्स लिखते हो 1.2, 1.41 या 1.532, 1.4142, फिर कुछ और एग्जांपल ले लो, चाहे 1.642001। आपने क्या देखा कि दशमलव के बाद में यहाँ पर आपके पास कुछ फिक्स अंक है। जैसे यहाँ पर केवल दशमलव के बाद एक ही अंक है, यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक है, यहाँ पर आपके पास 3 अंक है, यहाँ पर आपके पास 4 अंक और यहाँ पर आपके पास 6 अंक है। लेकिन इनके बाद में डैश डैश नहीं लगाया। इसका मतलब यहाँ पर डिवाइड है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइडेशन हो रहा है ना दशमलव के बाद। यदि कोई नंबर दशमलव के बाद में कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो उसे अपन शांत दशमलव कहते हैं। मतलब दशमलव के बाद कुछ अंक ही आने चाहिए, ऐसे नहीं है कि कभी खत्म ही ना हो डिवाइड। तो डिवाइड यदि दशमलव के बाद कुछ स्थान पे खत्म हो जाता है, अर्थात पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो उसे अपन शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे कि उनके एग्जाम्पल है 1.2, 1.41, 1.532, 1.4142, 1.64001। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, शांत दशमलव के। मतलब दशमलव के बाद में कुछ अंकों के बाद में क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आगे बात सुने। तो फिर इनको अपन P/Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, इनको अपन P/Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव कटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने का बट्टे में उतने ही क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, उतने ही क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। आई बात सुने सभी को? तो शांत दशमलव में आपने क्या पढ़ा कि दशमलव के बाद में केवल कुछ अंकों तक ही डिवाइड जाएगा, उसके बाद में डिवाइड कंप्लीटली पूरा पूरा चला जाएगा, तो उसे अपन क्या कहेंगे, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव को भी अपन P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए शांत दशमलव को भी क्या बोल सकते हैं, प्रीमेय संख्या बोल सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी प्रीमेय संख्या का एक पार्ट है। आगे बस में अब नेक्स्ट, अशांत दशमलव कौन सा होता है? आप कहोगे दशमलव के बाद में अंक कभी खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब डैश 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 लगा के छोड़ दो। या मैं कहूँ 1.333 डैश डैश डैश, या 1.232 डैश डैश डैश, या 1.456782 डैश डैश डैश। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अशांत दशमलव के अंदर डिवाइड कभी कंप्लीटली पूरा नहीं हो रहा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो आप क्या कहोगे, ये कैसा नंबर है, अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब दशमलव के बाद में ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब आप कहोगे फिर सर यहाँ पर तो दोनों प्रकार आ गए, हमने जो कल पढ़ा था पुनरावर्ती पढ़ा और अपुनरावर्ती। हाँ जी, ध्यान रखिएगा, ये पुनरावर्ती और अपुनरावर्ती दोनों का मिक्स पार्ट है। तो शांत दशमलव कैसे होगा, आप कहोगे दशमलव के बाद कभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए, चाहे वो नंबर आपका पुनरावर्ती दशमलव संख्या हो चाहे अपुनरावर्ती दशमलव संख्या हो। अब आप कहोगे सर ये कैसा नंबर है, 4242 डैश डैश कर दिया, इसका मतलब यहाँ 4242 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.2342 पे क्या लगा दूँ, बार। तो फिर ये कैसा नंबर हो गया, आप कहोगे रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो गया, या इसको बोल सकते हैं अनवसानी आवर्ती संख्या हो गया। सेकंड, इसको मैं 1.3 पे क्या लगा सकता हूँ, बार। तो ये भी कैसा है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2-3 पे क्या लगा दूँ, बार। तो फिर ये भी कैसा नंबर है,
रिपीटिंग डेसिमल नंबर। लेकिन यहाँ तो अंक रिपीट नहीं हो रहे ना, यहाँ अंक रिपीट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो फिर ये कैसा नंबर है? आप कहोगे ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, अपुनरावर्ती दशमलव संख्या है। तो हाँ जी, तो आप क्या कहोगे? दशमलव के बाद अंक कभी खत्म नहीं होना चाहिए, तो वो कैसा पार्ट होगा? अशांत दशमलव नंबर्स होगा। आगे बस में अब आप कहोगे सर फिर यहाँ दोनों प्रकार की कैटेगरी रखी है, तो आप क्या कहोगे? अशांत दशमलव के ही दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट का मतलब कौन कौन से पार्ट? एक पुनरावर्ती दशमलव संख्या जो आपने कल पढ़ लिया, और दूसरा होता है अपुनरावर्ती दशमलव संख्या। तो ध्यान रखिएगा, शांत दशमलव के ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है पुनरावर्ती दशमलव संख्या, एक होता है अपुनरावर्ती दशमलव संख्या, और जिसको आपने कल पढ़ लिया। तो आज आपने पढ़ा है शांत दशमलव को और अशांत दशमलव को। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई कि शांत दशमलव कौन सा होता है और अशांत दशमलव कौन सा होता है। और अशांत दशमलव के दो पार्ट होते हैं, पुनरावर्ती और अपुनरावर्ती, जो कल आप लोगों को पढ़ा दिए। आगे बात सुने सभी को? श्योर सभी? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो डेसिमल नंबर्स आपको इतना ही पढ़ना है। तो कल बार वाले क्वेश्चन भी करा दिए कि बार को जो भी क्वेश्चन आता है पुनरावर्ती दशमलव उसको p/q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कल वो भी सिखा दिया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब अब वापस इंटीजर नंबर की बात करते हैं, और अपन इन बेसिक को करने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। इंटीजर नंबर को क्या बोला था? पूर्णांक। और पूर्णांक में मैंने कहा था पूरे पूरे अंक होंगे, प्लस वाले भी होंगे, माइनस वाले भी होंगे। अरे भाई याद है ना सभी को? सभी नंबर्स होंगे, लेकिन कौन से? पूरे पूरे अंक, पूर्णांक अंक होने चाहिए। और आपने फिर इनके बारे में पढ़ा था कि जो सारे प्लस वालों का ग्रुप है उनको प्राकृत संख्या कहा था, और प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। इसके बाद यदि 0 को मिला दे तो आपको कहा था ये वोल नंबर्स का ग्रुप बन जाएगा, तो सबसे छोटी वोल नंबर क्या होगा? 0। याद है सभी को? अब बात करते हैं इंटीजर्स नंबर्स का और कैसे डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है सम संख्या। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, और दूसरा होता है विषम संख्या। इसके दो पार्ट्स और पढ़ते हैं, सम और विषम, और विषम को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। अब देखो सम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्या क्या कहेंगे? वे संख्याएं जिनमें या जिनको 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 से विभाजित कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे? इवन नंबर, सम संख्या बोलेंगे। मतलब कितने से डिवाइड होना चाहिए सम नंबर? 2 से डिवाइड होना चाहिए। श्योर सभी? कोई प्रॉब्लम? या सेकंड लैंग्वेज बोलूं तो किसी संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर्स कैसा कहलाएगा? सम संख्या, इवन नंबर कहलाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, विषम संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिनको 2 से विभाजित नहीं कर सकते, 2 से विभाजित नहीं कर सकते, उन नंबर्स को क्या कहेंगे? ओड नंबर, विषम संख्या कहेंगे। अब सेकंड लैंग्वेज बोलूं तो वे संख्या जिनका इकाई अंक अर्थात अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो उन नंबर को क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। आगे बस में अब थोड़ा सा एक नोट लगा लीजिएगा। आप कहोगे सर 0 किस कैटेगरी का है? 0 को अपन सम बोलेंगे या विषम बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा 0 क्या है? एक सम पूर्णांक है।
जीरो क्या है? एक सम पूर्णांक, मतलब एक सम संख्या है जी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि निम्न में से सम पूर्णांक कौन सा है, तो वहां पर जीरो है तो जीरो श्योरली सम पूर्णांक होता है। श्योरस भी कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट थोड़ा सा बात इनकी सम विषम की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। आजकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा आने लगी। प्रॉपर्टी ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, सम और विषम के परगुण, कौन कौन से गुण होते हैं, किस प्रकार की विशेषता रखते हैं। तो सबसे पहले अपन प्लस की बात करते हैं। आप कहोगे एक सम संख्या में यदि सम संख्या मतलब इवन में इवन को जोड़ दें तो रिजल्ट उनका कैसा होगा, तो उनका रिजल्ट भी कैसा होगा? सम संख्या होगा। आप लोगों के एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आने लगी इस तरह का कि सम प्लस सम का रिजल्ट कैसा होगा, तो बहुत लोग गलत भी करके आते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो एक सम संख्या है, मैंने 2 को लिया और सेकंड सम को ले लिया 4 को, और दोनों का प्लस किया, मुझे कितना मिला? 6। तो 6 कैसा नंबर है? आपका जो रिजल्ट है वो कैसा है? सम है। ये यूनिक रिजल्ट है भाई, मैथ्स हमेशा यूनिक रिजल्ट रखती है, इसलिए ध्यान रखना। सम और सम का योग भी क्या मिलेगा? सम। उसके बाद नेक्स्ट सम प्लस विषम का योग करें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो आपको रिजल्ट मिलेगा विषम। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? विषम। कोई भी एग्जांपल उठा लो, सम को लिया 2, विषम को लिया 3, दोनों का प्लस किया, कितना मिला? 5। 5 कैसा नंबर है? विषम नंबर है। तो आपको पता लगा सम और विषम का योग भी क्या होता है? विषम। अब नेक्स्ट आप कहोगे तीसरी प्रॉपर्टी, विषम में यदि विषम का प्लस करें तो प्रॉपर्टी क्या मिलेगी? आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? आप कहोगे उनका रिजल्ट कैसा मिलेगा? सम मिलेगा। तो आप कहोगे 3 में यदि 5 को जोड़ दूं, दोनों कैसा नंबर है? विषम। तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो कितना मिला? 8। 8 कैसा नंबर है? सम। तो ध्यान रखिएगा दोनों प्रॉपर्टियों को। सम प्लस सम क्या होता है? सम। सम प्लस विषम क्या होता है? विषम। और विषम प्लस विषम क्या होता है? सम। मतलब इवन प्लस इवन, इवन। इवन प्लस ऑड, ऑड। ऑड प्लस ऑड, इवन। आगे बात सुने। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देख लीजिएगा, थोड़ी मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं। आप कहोगे सम का मल्टीप्लाई करते हैं सम के साथ तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अरे भाई 2 का मल्टीप्लाई कर लो ना 4 के साथ, कितना मिला? 8। और 8 कैसा है? सम है। तो आपका रिजल्ट कैसा होगा? इवन। आगे बात सुने। अब नेक्स्ट आप कहोगे विषम का मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? सम का। यदि ऑड और इवन का मल्टीप्लाई करते हो तो आप कहोगे 3 ले लो, 2 ले लो, इवन। तो रिजल्ट कितना मिला? 6। तो भाई इनका रिजल्ट कैसा मिलेगा? अरे इवन नंबर्स मिलेगा। क्या? सम और विषम का गुणा भी कैसा होता है? सम। अब नेक्स्ट आप कहोगे विषम संख्या और विषम संख्या का मल्टीप्लाई क्या होता है? तो आप कहोगे 3 ले लो और सेकंड विषम 5 ले लो, रिजल्ट कितना मिला? 15। तो आपने क्या देखा? 15 कैसा नंबर है? विषम। तो ध्यान रखिएगा ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई क्या होगा? ऑड ही होगा। लेकिन ऑड प्लस ऑड क्या होगा? इवन होगा। ध्यान कीजिएगा अच्छे से, तीनों प्रॉपर्टियों को अच्छे से कर लीजिएगा। तीनों प्रॉपर्टियों को अच्छे से कर लीजिएगा, ढंग से कर लोगे सभी। अब चलो फिर नेक्स्ट थोड़ी और बातें करते हैं। अब बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की, कि प्राकृत संख्याओं का और बंटवारा कैसे कर सकते हैं। नेचुरल नंबर को कैसे बांटें। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा और सारे प्लस वाले होंगे, और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। आगे बस में अब इनका बंटवारा करते हैं। प्राकृत संख्याओं का बंटवारा किया 3 प्रकार से। सबसे पहले मैंने रखा 1 को, अलग कर दिया 1 को। उसके बाद रखा अभाज्य संख्याओं को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद बात की भाज्य संख्याओं की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। प्राकृत संख्याओं को 3 भागों में बांटा। 1 को अलग कर लिया,
फिर अभाज्य संख्याओं को अलग कर लिया और भाज्य संख्याओं को अलग कर लिया। अब सबसे पहले 1 की बात कर लेते हैं। 1 कैसा है, भाज्य है या अभाज्य? ध्यान रखिएगा, 1 है वो न तो आपका प्राइम नंबर है न आपका कॉम्पोजिट नंबर है। 1 के बारे में क्या कहोगे, याद रखना ढंग से, तो आप कहोगे स्टार लगा के याद रख लो, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। 1 इज नॉट प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, न तो वो भाज्य है और न ही अभाज्य। ध्यान रखिएगा, स्टार लगा के याद रखना। अब नेक्स्ट भाज्य नंबर्स के बारे में बात करते हैं। भाज्य नंबर्स किसे कहेंगे? वे नंबर्स जिनमें एक वे नंबर्स जिनमें वह एक व खुद का ही पूरा भाग जाए। वे नंबर्स जिनमें एक व खुद का ही पूरा भाग जाए। अर्थात मैं बोलूं तो क्या कहूँगा, अर्थात मैं बोलूं कि अभाज्य नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, अर्थात प्राइम नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली। अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड। कौन कौन से? एक तो उनका गुणनखंड होगा 1 को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। और सेकंड कौन होगा, इटसेल्फ, जो स्वयं संख्या है, स्वयं संख्या। तो ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं में किन किन नंबर्स का भाग जाएगा? एक तो जाएगा 1 का, एक तो किसका जाएगा, 1 का, और एक खुद जो नंबर है आपने उठाया उसी का ही भाग जाना चाहिए। तो वो नंबर्स कैसे होंगे? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स होंगे। यदि मैं बात करूं कि उसके फैक्टर कितने होते हैं, तो प्राइम नंबर्स के अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। प्राइम नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 होगा, एक होगा इटसेल्फ सौन संख्या। अब आप कहोगे सर कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। अब देखो 2 में किस किस का भाग जाता है, 2 किस किस से डिवाइड होता है? आप कहोगे 1 से होगा और किससे होगा, 2 से। तो अब आपने क्या देखा, 2 के कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है, एक तो है 1 और एक है 2 का मतलब स्वयं संख्या जो नंबर है सेम का सेम आ गया। इसका मतलब 2 कैसा नंबर है? अभाज्य नंबर। उसके बाद कौन होगा? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, फिर 19 डैश डैश डैश। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे तो क्या होंगे? अभाज्य नंबर्स। आगे बात सुनिए, ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं कितने फैक्टर होंगे? 2 ही फैक्टर होंगे, मतलब उनमें केवल 2 ही संख्याओं भाग जाए, एक तो 1 का और एक स्वयं खुद संख्या का। कर लोगे सभी? समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट बात थोड़ा सा और, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 1 से 50 तक गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या अब बताओ कितना होगा? आप 1 से 50 तक तो काउंट करते हो, उनमें जो नंबर्स है वो कैसे नंबर निकालने हैं आपको? अभाज्य प्राइम नंबर्स को क्या करना है? छांटना है। कितने होंगे? तो छांट कर आप काउंट करना, वो मैं बता देता हूँ कितने होंगे। 15 हो गए, 15 होंगे नंबर्स में। ठीक है, आगे बात सुने। उसके बाद आप कहोगे 51 से 100 तक यदि प्राइम नंबर्स का अपन काउंट करें कि कितने प्राइम नंबर्स है, तो वो कितने होंगे? वो होंगे 10। कितने होंगे? 10। उसके बाद बात करूं डायरेक्ट मैं बोल दूं 1 से 100 तक काउंट करने पर प्राइम नंबर्स की काउंटिंग कितनी होगी, कितने होंगे आपके पास? तो आपको 15 प्लस 10 को यदि अपन प्लस कर दें तो 25 टोटल हो जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन भी कभी कभार डायरेक्ट आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रखोगे तो आप लोगों को पहले लिखकर फिर काउंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। तो प्राइम नंबर्स के बारे में सभी को समझ में आया क्या? प्राइम नंबर्स क्या होता है?
वह नंबर जिसमें केवल दो ही संख्याओं का भाग जाता है, एक तो होता है वो एक का भाग जाएगा और एक खुद जो संख्या है उसी का भाग जाएगा, अन्य किसी का भाग नहीं जाएगा। आगे बस। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाज्य संख्याओं की, कि भाज्य संख्याओं कैसी होगी, किनको कहेंगे भाज्य नंबर। तो देखो सभी, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर्स गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर्स गुणनखंड होते हैं क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि ऐसी संख्या जिसमें दो फैक्टर्स, मतलब एक का भी भाग जाएगा, खुद संख्या भी जाएगा, उसके अलावा और नंबर्स का भी भाग जाएगा, मतलब दो से अधिक संख्याओं से वो नंबर क्या होगा? पूरा पूरा विभाजित होगा। तो उस नंबर को अपन क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। आगे उसमें तो इनके फैक्टर्स कितने होंगे? कितने? दो से अधिक, मोर देन टू, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा होंगे। तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन दो से ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा होंगे। अब आप कहोगे पहला कौन सा नंबर? तो देखते हैं, पहला भाज्य नंबर 4। अब 4 के फैक्टर कितने हैं चेक कर लेते हैं। 4 में 1 का भी जाता है, 4 में 2 का भी जाता है और 4 में 4 का भी जाता है। तो बताओ फैक्टर्स कितने हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये कैसा नंबर है? भाज्य संख्या, भाज्य नंबर है आपका। आगे इसमें तो 4 के बाद में 5 नहीं होगा, 5 आपका अभाज्य है। उसके बाद 6, क्योंकि 6 के अंदर आपको पता है 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो फैक्टर्स कितने हो गए? 4। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं में ध्यान रखिएगा, दो से अधिक संख्याओं का भाग जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। श्योर्स भी? कोई प्रॉब्लम? इतना कर लोगे? अब नेक्स्ट एक बात और रखो ध्यान में, थोड़ा सा नोट लगा के लिखो, नोट लगाकर लिख लेना अच्छे से। आपने अभी देखा कि अभाज्य संख्याओं के अंदर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे नंबर कैसे हैं? विषम। लेकिन दो एकमात्र कैसा है? सम संख्या है क्या? तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो वो ध्यान रखिएगा कौन सी होती है? 2, जो सम होने के साथ में भी कैसा नंबर होगा? अभाज्य नंबर होगा। बाकी सारी की सारी अभाज्य संख्या हमेशा विषम संख्या ही होगी, ठीक है। लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या होगा? सम होने के साथ साथ में अभाज्य नंबर भी होगा, मतलब इवन प्राइम नंबर कौन होगा? 2 होगा ओनली। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? श्योर हो? अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। अब एक डेफिनेशन और है नंबर्स पे, परफेक्ट नंबर। जिसे हिंदी में तो मैं पूर्ण संख्या ही बोलते हैं भाई, लेकिन इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना थोड़ा सा। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है? आप कहोगे इनके सभी गुणनखंडों का योग, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिनके सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, अब एक चीज ध्यान रखना, स्वयं संख्या को छोड़कर, स्वयं संख्या को छोड़कर गुणनखंडों का योग यदि संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर इक्वल हो, तो वह संख्या, वह नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। वह नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग, लेकिन एक गुणनखंड छोड़ना होगा। कौन सा गुणनखंड? स्वयं संख्या को छोड़कर यदि संख्या के बराबर हो तो वह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाएगा। आगे उसमें
अब कौन सा नंबर होगा, कौन कौन से नंबर होंगे, तो मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल लिया मैंने 6। अब बताओ 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। आप कहोगे 6 में 1 का भी जाता है, 6 में 2 का भी जाता है, 6 में 3 का भी जाता है और 6 में 6 का भी जाता है। 6 के कितने फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं। अब आपने क्या बोला, स्वयं संख्या को छोड़कर इस फैक्टर को छोड़ दो, छोड़ दिया, बाकी 3 फैक्टर्स का क्या कर लो, योग कर लो। तो आप कहोगे 1 + 2 + 3 कितना मिला, 6। अब बताओ ये दी गई नंबर्स के इक्वल है क्या, इक्वल है तो आप कहोगे 6 कैसा नंबर है, परफेक्ट नंबर है। 6 कैसा नंबर है, परफेक्ट नंबर है, ध्यान रखिएगा। आगे बस में उसके बाद नेक्स्ट में एक एग्जांपल ले रहा हूँ 28 का। अब 28 के आप बताओ फैक्टर्स। 28 का फैक्टर्स एक तो 1 होगा, एक कितना होगा, 2 होगा, उसके बाद क्या होगा, 4 होगा, और कौन होगा, 7 होगा, और कौन होगा, 14 होगा, और कौन होगा, 28। इतने फैक्टर्स होंगे 28 के। आप 28 को क्या कर दो, छोड़ दो, बाकी जो बच गए फैक्टर्स उनका क्या कर लो, प्लस। तो आप हो गए 1 + 2 + 4 + 7 प्लस में 14, करो इनका प्लस। 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 + 4 7, 7 + 7 कितना हो गया, 14, 14 + 14 कितना हो गया, 28। बताओ गुणनखंडों का सम, इसको छोड़कर स्वयं संख्या वाले गुणनखंड को छोड़कर बताओ इसके इक्वल है क्या, इक्वल है तो आप कहोगे 28 भी कैसा नंबर है, परफेक्ट नंबर है। तो बताओ सभी को परफेक्ट नंबर समझ में आया क्या। तो परफेक्ट नंबर के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेंगे, गुणनखंड, और गुणनखंड निकालने के बाद में उन गुणनखंडों का योग करना है, लेकिन एक गुणनखंड छोड़ना भी है जो संख्या का है, सेम का सेम संख्या वाला। तो यदि उनका योग संख्या के बराबर मिल जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा सभी को, श्योर सभी। अब चलो फिर नेक्स्ट थोड़ी सी बातें और करते हैं संख्याओं पे। अब देखो कुछ डेफिनेशंस और हैं। अब पहला है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आप क्या कहोगे, वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो उसे को प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जिनका HCF कितना हो, 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बस में उनका HCF कितना होना चाहिए, 1। तो आप कोई भी ले लो, कुछ भी एग्जांपल। आप कहोगे सर 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 का HCF कितना है भाई, महत्तम समापवर्ती मैंने करवा दिया आप लोगों को, कितना है, 1। तो बताओ ये दोनों नंबर्स, ध्यान रखिएगा ये ग्रुप्स के अंदर होंगे, 2 नंबर्स का ग्रुप होगा। यदि इन दोनों नंबर्स का HCF कितना मिल रहा है, 1, तो ये नंबर कैसा है, को प्राइम नंबर होगा। आगे बस उसके बाद बात करते हैं 3 और 5 की। 3 और 5 कैसा नंबर है, दोनों का HCF कितना है, 1 है। तो 1 है तो आप क्या बोलोगे, ये कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो ध्यान रखिएगा को प्राइम नंबर हमेशा क्या होगी, जोड़े के रूप में होगी, और उस जोड़े का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि उनका HCF 1 मिलता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। आगे बात में कोई प्रॉब्लम किसी को, श्योर भी, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, थोड़ी सी बात एक और कर लेते हैं। डी ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा रेलवे के अंदर, पहले बता देता हूँ। और रेलवे का एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर या 2 महीना भर ही लगेगा, उसके अंदर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आगे बस में तो अब नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा और, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में वर्ड नाम से इनका इंग्लिश में आता है आपको ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन। को प्राइम नंबर कैसा है, ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा, 2 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय
जिनके बीच अंतर 2 हो, जिनके बीच अंतर कितना होना चाहिए 2। अब देखिएगा ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, दो अभाज्य संख्याएं होंगी, दोनों की दोनों कैसी होंगी अभाज्य संख्याएं, और उनका समुच्चय होगा, लेकिन उनके बीच डिफरेंस कितने का होना चाहिए 2 का। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो तो उससे अपन क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। अब मैं कुछ ग्रुप्स बना रहा हूं, मैंने बनाया 2 3 3 5 11 13 7 11 5 7। चलो मैंने इतना ग्रुप बनाया, चलो और भी बना लेता हूँ 17 और 19। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय चाहिए और उनके बीच अंतर कितने का होना चाहिए 2 का। तो आप बोल देंगे उसे क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर होगा। वो श्योरली कैसा नंबर होगा, ट्विन प्राइम नंबर। तो अब देखो पहला आपने देखा इनके बीच गैप कितने का है 1 का। तो बताओ ये ट्विन प्राइम नंबर है क्या, नहीं है जी। उसके बाद इन दोनों के बीच गैप कितने का, दोनों अभाज्य संख्या है और गैप कितने का है 2 का। तो श्योरली ये कैसा नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है जी। ये ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि गैप भी 2 है, दोनों अभाज्य संख्या भी है, तो ये कैसा नंबर होगा, ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद देखो नेक्स्ट 11 13, ये भी कैसा है, ट्विन प्राइम नंबर है। उसके बाद 7 और 11, इनके बीच गैप कितने का आ गया 4 का, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 5 और 7 दोनों के बीच गैप कितने का है 2 का। तो आप कहोगे 5 और 7 का समुच्चय भी किसके अंदर आएगा, ट्विन प्राइम नंबर के अंदर। उसके बाद 17 और 19, हाँ जी ये भी कैसा है, ट्विन प्राइम नंबर। तो सभी को समझ में आया क्या, श्योर हो क्या सभी, ट्विन प्राइम नंबर कैसे होंगे, उनके बीच गैप भी कितने का होना चाहिए 2 2। अब आप कहोगे सर क्या ट्विन प्राइम नंबर को को प्राइम नंबर बोल सकते हैं क्या, हाँ जी सारे के सारे ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन को प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स होना जरूरी नहीं है। समझ गए बात, सारे के सारे ट्विन प्राइम नंबर है वो को प्राइम नंबर होंगे, लेकिन प्रत्येक को प्राइम नंबर ट्विन प्राइम होना जरूरी नहीं है। श्योर भी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ तक बात की आपने नंबर्स की, तो ये नंबर्स आपको कितने प्रकार के होते हैं, कैसे नंबर्स, कौन से नंबर्स कैसे लिखते हैं, ये सारा आप लोगों को काम करवा दिया। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट आगे से पढ़ेंगे कल। और मैं आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा भाई, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों ने जितना थ्योरी पार्ट पढ़ा है उतना आप क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। श्योर भी, तो ठीक है दोस्तों, सभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास यार शेयर सब्सक्राइबर तो कर दो, तो शेयर कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी करा दो, और क्लास को देखने की कोशिश करो, व्यूज़ भी आएंगे तभी अपना काम बनेगा अच्छे से। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी तरफ से 5-7 मिनट निकाल के पूरी कोशिश कीजिएगा, तो अपने को बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। ओके जी, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, कल मिलते हैं।